नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल ओम ज्ञान एक्सप्रेस में। आज हम आपके समक्ष भारत के अपवातन से संबंधित वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो भारत के अपवातन की अगर बात की जाए तो भारत का अपवातन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक वे जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उन्हें हिमालयी अपवातंत्र बोलते हैं, और दूसरा वो हैं जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ हैं उन्हें प्रायद्वीपीय अपवातंत्र कहते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले हिमालयी अपवातंत्र के बारे में। हिमालयी अपवातंत्र को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया दोस्तों। पहला है सिंधु अपवातंत्र, दूसरा है गंगा अपवातंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र अपवातंत्र। तो इस पार्ट में हम हिमालयी अपवातंत्र के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पार्ट है हमारा सिंधु अपवातंत्र। सिंधु अपवातंत्र के बारे में बात करते हैं। सिंधु नदी तंत्र जो कि चीन, भारत और पाकिस्तान ये तीन देशों में होकर बहती हैं। सिंधु नदी चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर बहने वाली नदी है। तो हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है चीन में स्थित तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास से सानोख्वाब ग्लेशियर से इनका उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम चीन में स्थित मानसरोवर झील के पास सानोख्वाब ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है। अब ये भारत में दोस्तों बात आती है, भारत में ये प्रवेश कहाँ से करती हैं? तो ये भारत में लद्दाख के दमचोक से प्रवेश करती हैं। भारत के लद्दाख के दमचोक से भारत में ये प्रवेश करती हैं और गिलगित होते हुए दर्दिस्तान के पास ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती हैं। तो ये जो रास्ता हुआ दमचोक से दर्दिस्तान तक का, ये भारत का रास्ता है सिंधु नदी का। बाकी ये जब सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं उसके बाद ये कराची से पूर्व होते हुए, कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में जाकर के मिल जाती हैं। जैसा कि फिगर में आपको ये निर्दिष्ट हो रहा होगा कि यहाँ देखिए, यहाँ से ये तिब्बत का क्षेत्र है, तिब्बत का मानसरोवर झील के पास से ये सानोख्वाब ग्लेशियर से होते हुए ये देखिए यहाँ पे दमचोक है, यहाँ पे दमचोक हो गया, और ये आपका दमचोक के बाद दर्दिस्तान से होते हुए ये क्या करती हैं, पाकिस्तान होते हुए ये आके अरब सागर में मिल जाती हैं। अगर बात की जाए सिंधु नदी की कुल लंबाई की, तो सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। जैसा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत ही बार पूछा गया है कि वे कौन सी भारत की दो प्रायद्वीपीय या इधर दो हिमालयी नदियाँ हैं जिनकी लंबाइयाँ लगभग समान हैं। तो यहाँ पे बात की जाए तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाइयाँ आपस में लगभग समान हैं। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर की है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर की है। तो इसलिए इनको कहा जाता है लगभग ये दोनों आपस में बराबर हैं, इनकी लंबाइयाँ बराबर हैं। भारत का लेह शहर, बात आती है दोस्तों भारत के लेह शहर की। लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। अगर इन नदियों की बात की जाए जो इनकी हेल्पिंग नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं, तो सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं: चिनाव, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज। ये प्रमुख 5 नदियाँ हैं जो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों में गिनी जाती हैं। तो यहाँ पे हम पहली बात करते हैं चिनाव नदी है। चिनाव नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम भारत के हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से होता है। चिनाव नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से होता है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण जो होता है वो दो नदियों के मिलने से होता है। जो चिनाव नदी का निर्माण होता है वो दो नदियों के मिलने से होता है। पहली है चंद्र नदी और भागा नदी। चंद्रा नदी और भागा नदी के मिलने से चिनाव नदी का निर्माण होता है। इसलिए इस नदी को चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। चिनाव नदी को चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। ये नदी पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। ये जो चिनाव नदी है वो पाकिस्तान में जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। लेकिन सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें सारी नदियां आकर मिल जाती हैं, जैसा कि झेलम हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया और ब्यास हो गया। ये चारों नदियां आकर के इस नदी में चिनाव नदी में मिल जाती हैं। देन आफ्टर चिनाव नदी जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। अब बात करते हैं, यहाँ बात आई है झेलम नदी की। झेलम नदी का उद्गम बैरीनाग झील से होता है दोस्तों। यह 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्माण भी करती है। 170 किलोमीटर का भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चिनाव नदी में जाकर मिल जाती हैं। नेक्स्ट है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। रावी नदी का उद्गम है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। इसे आप याद रखें दोस्तों, रावी, रोहतांग
और चिनाव की बात आएगी K12 लारा दर्रा। आगे है रावी नदी पाकिस्तान में झंग के निकट, ये भी किस में मिल जाती है? चिनाव नदी में। चिनाव में मिल जाती है रावी नदी। नेक्स्ट है सतलज। सतलज का उद्गम तिब्बत के पास राकसताल झील से ये निकलती है। तो ये तिब्बत के पास मानसरोवर से राकसताल झील से इसका उद्गम होता है। अब सिंधु नदी का बात आती है तो सिंधु के समांतर ये बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जैसे सिंधु नदी की बात आई है तो कहाँ भारत में कहाँ प्रवेश करती है? दमचोक में, और ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके समांतर बहती हुई, दोनों समांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती हैं। पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चिनाव नदी में मिल जाती है। ये कहाँ मिलती है? बहावलपुर, पाकिस्तान के बहावलपुर में ये चिनाव नदी से मिल जाती है। इसे आप याद रखें, कहाँ मिलती है? तो बहावलपुर में। चिनाव में मिलने से पहले ब्यास नदी इसमें आके मिल जाती है। जो ब्यास नदी है, अभी हम फिगर में चर्चा करेंगे इसकी, ब्यास नदी आकर इसमें मिल जाती है चिनाव में मिलने से पहले। अब बात करते हैं ब्यास की। ब्यास नदी का उद्गम क्षेत्र है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से ये निकलती है और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से बहते हुए पंजाब के हरिके बैराज में सतलज नदी में मिल जाती है। हरिके नामक स्थान पर ये सतलज नदी में जाकर मिल जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने सारी नदियों के बारे में चर्चा कर लिया है। अगर आप कहें तो हम फिगर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ये हमारी जा रही है सिंधु नदी। सिंधु नदी निकली है और ये सबसे पहले झेलम आती है। झेलम के बाद चिनाव है, चिनाव के बाद रावी है, रावी के बाद सतलज है। जैसा कि एक बार फिगर को आप ध्यान से देख लें, सारी नदियाँ कैसे कैसे मिलती हैं, कहाँ आके मिलती हैं। ब्यास नदी देखिए सतलज नदी में आके मिल गई है। अब आगे हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा सिंधु जल समझौता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जो ऊपर की तीन नदियां हैं, ऊपर की तीन नदियां मतलब सिंधु, चिनाव और झेलम, ये तीन नदियां जो हैं इन पर पूर्णतः पाकिस्तान का नियंत्रण है। मतलब 80% जो नियंत्रण है वो पाकिस्तान का है और 20% जो बचता है नियंत्रण वो भारत के क्षेत्र में है, भारत के हक में है। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, एक संधि हुई, जिसमें प्रमुख तीन नदियां जो हैं वो भारत को दी गई और प्रमुख तीन नदियां का नियंत्रण पाकिस्तान के पक्ष में गया। तो ब्यास, रावी और सतलज पर 80% भारत का नियंत्रण होता है, 20% पाकिस्तान का, जबकि सिंधु, चिनाव और झेलम पर 80% पाकिस्तान का नियंत्रण होता है और 20% भारत का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी की पूरी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें से 2071 किलोमीटर केवल भारत में ये बहती हैं और बाकी बचा हुआ शेष गंगा नदी की लंबाई वो बांग्लादेश में होते हुए अरब बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं। तो अब यहाँ बात करते हैं हम पूरे गंगा नदी तंत्र के बारे में। उद्गम कहाँ से हुआ है, कौन कौन सी नदियाँ इसमें मिलती हैं, कहाँ पे जाके ये मिल जाती हैं। तो यहाँ पर है संतोपंथ हिमानी से निकलते हुए अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से ये जो संयुक्त जलधारा का निर्माण होता है, संयुक्त रूप से उसी को गंगा नदी का दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ सानोक ख्वाब देखिए, यहाँ फिगर में आपको सीधे सीधे निकल रहा होगा, ये संतोपंथ हिमानी है। संतोपंथ हिमानी से अलकनंदा नदी निकली हुई है और जबकि गोमुख से भागीरथी आकर के यहाँ पे देवप्रयाग, यहाँ जो मिलती हैं वो देवप्रयाग है। देवप्रयाग में आकर के भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं, जहाँ पे ये संयुक्त रूप से गंगा नदी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है अब अलकनंदा की बात होती है। अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदियाँ, पहली है पिंडार नदी, दूसरी है मंदाकिनी नदी। अब पिंडार नदी अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है, तो इससे कर्णप्रयाग मिलता है। कर्णप्रयाग में पिंडार प्लस अलकनंदा, पिंडार और अलकनंदा नदी कर्णप्रयाग में मिलती है, इसे आप याद रखें। और मंदाकिनी नदी अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। दोस्तों ये पूछ लिया जाता है रुद्रप्रयाग का निर्माण कहाँ हुआ है, कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी अलकनंदा मिलकर के देवप्रयाग का निर्माण करती हैं। कर्णप्रयाग पिंडार और अलकनंदा मिलकर निर्माण करती हैं। जबकि रुद्रप्रयाग की बात की जाती है तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलने से रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। अब आगे चलते हैं हम दोस्तों। धौली गंगा अलकनंदा को विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा से धौली गंगा जो मिलती हैं वो विष्णुप्रयाग में मिलती हैं, इसे आप ध्यान रखें। विष्णुप्रयाग इज इक्वल टू अलकनंदा प्लस धौली गंगा। अब बाकी नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों।
प्रसिद्ध केदारनाथ का मंदिर, ये कई बार पूछा गया है, ये यूपीपीसीएस का प्रश्न है। प्रसिद्ध केदारनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है केदारनाथ का मंदिर। अब यहाँ पूरी की पूरी चर्चा हम कर लेते हैं इस फिगर के थ्रू। यहाँ से देखिए, सबसे पहले है यहाँ पे बद्रीनाथ का मंदिर। बद्रीनाथ का मंदिर कहाँ है? अलकनंदा के तट पर, अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर है। और ये अलकनंदा आ रही है यहाँ, जहाँ पे ये भागीरथी मिल जाएंगी। ये भागीरथी इधर से आ रही गोमुख से होते हुए, भागीरथी द्वीप्रयाग में मिल गई, यहाँ से इसका नाम गंगा पड़ गया। लेकिन यहाँ पे मंदाकिनी नदी, इधर मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ का मंदिर है। देन इधर से पिंडार नदी आकर मिलती है, कर्णप्रयाग इसका नाम है। इधर अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में धौली गंगा भी मिल जाती हैं। अब बद्रीनाथ का मंदिर अगर बात की जाती है, बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट है गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ, जैसे यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, गंडक और रामगंगा। अब इनके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ बात आई है यमुना नदी की। यमुना नदी के उद्गम और ये कहाँ पे जाके अस्त हो जाती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा नदी की। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। उद्गम कहाँ है? उद्गम इसका है उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री हिमानी से यमुना नदी निकलती है। और यहाँ पे बात आई है उत्तराखंड, ये कहाँ होकर के ये बहती है? तो उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आकर के ये गंगा नदी में मिल जाती हैं। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी है। यमुना नदी का प्राचीन नाम दोस्तों पूछा जाता है, इसे आप याद रखें। यमुना नदी का प्राचीनतम नाम कालिंदी है। अब यमुना की अगर प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात की जाती है, तो यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा और केन। चंबल, बेतवा, केन ये यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अब थोड़ा सा फिगर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इधर गंगोत्री से होते हुए गंगा नदी बहती हुई चली जा रही हैं। अब इसमें इधर बंदरपुर के पास से, यमुनोत्री के पास से ये यमुना नदी आकर इसमें इलाहाबाद के प्रयागराज में मिल जाएंगी। अब इस यमुना नदी में चंबल नदी आकर मिल जाएगी दोस्तों। चंबल नदी का उद्गम इंदौर के पास है। फिर बेतवा नदी आकर मिल जाएगी। बेतवा का उद्गम भोपाल के पास है। ऐसे ही केन नदी आकर के यमुना नदी में मिल जाती है। और ये सभी संयुक्त जलधारा लेते हुए जा कर के प्रयागराज में गंगा जी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी का उद्गम जो है इंदौर के महू क्षेत्र से है। इंदौर के महू क्षेत्र से जाना पावा पर्वत से निकलती है। चंबल नदी इंदौर के महू क्षेत्र के जाना पावा पर्वत से निकलती है। राजस्थान होते हुए यूपी के इटावा क्षेत्र में यमुना से मिल जाती हैं। राजस्थान होते हुए ये यूपी के इटावा क्षेत्र में यमुना से मिल जाते हैं। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर, 965 किलोमीटर चंबल नदी की लंबाई है। नेक्स्ट बात करते हैं बेतवा नदी की। बेतवा नदी का उद्गम क्षेत्र है भोपाल से। भोपाल कहाँ स्थित है? भोपाल एमपी में, मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती हैं। ये कहाँ मिलती हैं? हमीरपुर में बेतवा यमुना नदी से मिल जाती हैं। प्रसिद्ध स्थान सांची जो है, सांची बेतवा नदी के तट पर ही स्थित है, सांची। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोसी की, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसका उद्गम जो है नेपाल के पास से है। नेपाल से ये निकल करके भारत में प्रवेश करते हुए गंगा नदी में आकर मिल जाती हैं। तो ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी हो गई दोस्तों। मार्ग बदलने के लिए कोसी प्रसिद्ध है। मार्ग बदलने के लिए कोसी नदी प्रसिद्ध है, जिसके कारण से इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह नदी बिहार के कटिहार के पास गंगा नदी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों दामोदर। दामोदर नदी की बात करते हैं। दामोदर नदी का उद्गम जो है छोटा नागपुर पठार से है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से है। ये हुगली की प्रमुख सहायक नदी, हुगली दैट मीन्स गंगा का ही नाम है हुगली। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो हुगली में ये जाकर के मिल जाती हैं। और ये दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल भी बोला जाता है। इसे आप याद रखें दोस्तों, जैविक मरुस्थल किस नदी को बोला जाता है? दामोदर नदी को। बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है? दामोदर नदी को। अगर बात आती है बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? तो कोसी नदी को। और नेक्स्ट बात करते हैं
गोमती नदी की। गोमती नदी ये एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम केवल मैदानी क्षेत्र से है, पहाड़ी क्षेत्र से न होकर के ये मैदानी क्षेत्र से निकलती हैं। अब बात कर लेते हैं उद्गम की। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से इसका उद्गम होता है, जो कि फुफ्फुस झील के नाम से प्रसिद्ध है। इस झील को, जो गोमत झील है, गोमत ताल झील है, उसे फुल्हर झील के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सोन नदी। सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक के मध्य प्रदेश से, अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम होता है। उत्तर की ओर बहते हुए पटना के निकट ये गंगा नदी में जाकर के मिल जाती हैं। उत्तर की ओर बहते हुए पटना के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती हैं। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम जो है कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं। कैमूर की पहाड़ियाँ सोन और यमुना के बीच जल विभाजन का कार्य करती हैं। इसे आप याद रखें दोस्तों, बहुत ही बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। सोन और यमुना के बीच जल विभाजन का निर्माण कौन सी पहाड़ियाँ करती हैं? तो ये कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं इसे, गंगा नदी में बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ और दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। दोस्तों ये गंगा नदी का फ्लो है, इसमें बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ और दाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी। गोमती नदी बाएं से मिलती है, गंडक नदी बाएं से मिलती है, घाघरा बाएं से मिलती है और कोसी जिसे बिहार का शोक भी बोला जाता है, तो वो भी आकर के बाएं तट से गंगा नदी में मिल जाती हैं। जबकि दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं यमुना नदी, सोन नदी और टोंस नदी। ये प्रमुख नदियां हैं जो गंगा नदी के दाएं तट से मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। ये पूछा गया है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, ये पहली बार नहीं कई बार पूछा गया है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला। तो ये 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिलता है। किनारे पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर जो है वो कानपुर है। गंगा नदी के तट पर जो बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है वो कानपुर है, और बनारस भी इसी के गंगा नदी के तट पर ही स्थित है। दोस्तों अगर प्रवाह तंत्र के बारे में बात करते हैं, प्रवाह कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये उत्तराखंड से गंगोत्री देवप्रयाग से निकल करके ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में जाकर के ये पश्चिम बंगाल के बाद बंगाल की खाड़ी में ये जाकर के मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से होता है। यह नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। तिब्बत दैट मीन्स चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली नदी है। तो अब यहाँ बात करते हैं हम चीन दैट मीन्स तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग जंगबो नदी के नाम से जाना जाता है। यरलुंग जंगबो दैट मीन्स सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। भारत में जब प्रवेश करती है तो इसका नाम असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से चर्चा है, और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, जबकि बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ बात करते हैं, जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती हैं तो सबसे बड़े मेघना का निर्माण करती हैं। ये मेघना का निर्माण करती हैं, और इसी के निकट सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा स्थित है। इसे आप याद रखें दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पर ही स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो ये तिस्ता नदी है, सुबनगिरी है, कमेंग नदी है, मानस नदी है, दिबांग नदी है, लोहित नदी है, बराक नदी है, कपिली नदी है। दोस्तों सबके बारे में आपको नहीं जानना है, यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये है, पहली है तिस्ता नदी। तिस्ता नदी का उद्गम क्षेत्र है सिक्किम में स्थित, सिक्किम से ये तिस्ता नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है लोहित नदी। लोहित नदी को खून की नदी भी कहा जाता है। दोस्तों ये पूछा जाता है कि वे कौन सी नदी है जिसे खून की नदी के नाम से जाना जाता है, तो यह लोहित नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट है दोस्तों बराक नदी। बराक नदी की बात करें तो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती हैं। ये बराक नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ियों से है। यह नदी कैसे, मणिपुर, मिजोरम, असम होते हुए मेघना से बांग्लादेश में मिल जाती हैं। बांग्लादेश में किस में मिलती हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी में। तो मणिपुर
मिजोरम और असम, ये भारत के 3 राज्यों से होते हुए मेघना से, जो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का मेघना है, मेघना से होते हुए बांग्लादेश में ये जाकर के मिल जाती हैं। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है, जो कि असम राज्य में स्थित है। इसी के साथ दोस्तों आज का कंटेंट हमारा समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।